कहा था कि अगर एक पर्सन चाहे तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकता है, वो नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता है, वो स्पेशल से नॉर्मल में भी जा सकता है। तो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। कंडीशन दो है, नंबर 1 एक कंपेलिंग नीड शो करेगा, और नंबर 2 ये कि अगर कोई और कंडीशन लगाता है कमिश्नर तो उसको भी फुलफिल करेगा। अदर कंडीशन क्या हो सकती है, वो नोट्स मांग सकता है, वो उससे जो है मांग सकता है, उसके फाइनेंशियल मांग सकता है, उससे कुछ इन्वाइसेस मांग सकता है, उससे वो पूछ सकता है कि अपनी जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसके बताओ मुझे कहाँ पे है फाइनेंशियल, जो 31 दिसंबर को, जो भी वो उसका दिल करे। ताकि अच्छा जब ये सारा कुछ कर लेगा तो वो आप एप्लीकेशन देंगे, वो आपको या तो हाँ करेगा या ना करेगा। ठीक है, तीसरा तो कोई और रास्ता नहीं। वो हाँ करे या ना करे तो आपको एक दफ़ा सुनेगा ज़रूर, और अगर आपको वो ना कहे कि मैं आपको नहीं करता, तो वो आर्डर इशू करता है। या तो वो एक्सेप्शन का आर्डर करेगा या वो रिजेक्शन का करेगा। अगर वो रिजेक्शन का करेगा तो रीज़न बताएगा रिजेक्शन की कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया। क्लियर हो गया। अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है कमिश्नर के जो है ऑर्डर से कि जनाब मुझसे रिजेक्ट कर दिया, मैंने अप्लाई किया था, तो वो बोर्ड के पास जा सकता है। अब 2 अथॉरिटियां उससे ऊपर, कुछ जगहों पे इसी जगह पे इसी ऑर्डिनेंस में कुछ जगहों पे वो चीफ कमिश्नर के पास जाएगा, और कुछ जगहों पे जो कमिश्नर की शिकायत होगी वो लेके किसके पास जाएगा, बोर्ड का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, तो कमिश्नर हाँ करेगा या ना करेगा, दोनों सूरतों में उसकी बात सुनेगा। अगर वो ना करेगा तो ऑर्डर पे रीजन लिखेगा, पहली बात। अगर वो सेटिस्फाई है ओके, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसके पास जा सकता है, चीफ कमिश्नर के पास, कि जनाब इसने मेरा सॉरी बोर्ड के पास, चीफ कमिश्नर के पास नहीं, बोर्ड के पास। बोर्ड का फैसला इस सूरत में हतमी होगा। इसका मतलब है उसके खिलाफ हाई कोर्ट वगैरह कहीं पे अपील नहीं की जा सकती, ये डिसीजन फाइनल होगा, ये कानून में लिखा हुआ। आगे चलते जी। नहीं, ये मतलब अगर क्लास का मामला है वो बोर्ड के पास डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन अगर कमिश्नर है तो उसकी शिकायत कहीं से करनी है, या तो चीफ कमिश्नर से करते हैं या किसके, इस सूरत में किससे कर रहे हैं, बोर्ड के पास। गए तो हम कमिश्नर के पास, अगर वो हमें सेटिस्फाई करता तो ठीक था, अब उसने नहीं किया तो हम किसके पास जाएंगे, बोर्ड के पास। बोर्ड का फैसला हतमी होगा, ये वाली बात हो। दूसरी, अगर कमिश्नर को लगे कि उसने गलत इजाजत दे दिया किसी को, तो बाद में वो विदड्रा भी कर सकता है, और विड्रॉल का भी ऑर्डर होगा। ये वाली जो भी बात होगी वो ऑर्डर के जरिए करेगा। विड्रॉल का ऑर्डर आएगा और ऑर्डर में उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, सुनने की एक अपॉर्चुनिटी। उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लें जी, कुल मिला के बात करें, किसी नॉर्मल से स्पेशल में जाना है, स्पेशल से नॉर्मल में जाना है, किसको दे, कमिश्नर को एप्लीकेशन दे और कंपेलिंग नीड शो करे। ठीक है, कमिश्नर या हाँ करेगा या ना करेगा। अगर तो हाँ करेगा या ना करेगा उसको सुनेगा। ठीक है, अगर तो हाँ कर दे ठीक है, जो है पर्सन भी यही चाहता, पर्सन से मुराद 3 है, पर्सन भी यही चाहता था। ठीक है, और कमिश्नर ने अलाउ कर दिया। ठीक है, अगर वो अलाउ नहीं करता तो फिर ऑर्डर में रीजन बताएगा। यहां तक क्लियर। अगर वो सेटिस्फाई है बंदा उसके ऑर्डर से, ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो बोर्ड के पास जा सकता है। बोर्ड का फैसला इस सूरत में हाँ करें ना करें वो हतमी होगा। अगर कमिश्नर ने इजाजत दे दी है तो बाद में वो इजाजत को विदड्रा कर सकते हैं, विड्रा कर सकता है। लेकिन विड्रा करने से पहले, जैसे उसने नॉर्मल टैक्स ईयर था, उसने स्पेशल शुरू कर दिया। ठीक है, बाद में कमिश्नर को लगा इसने तो मुझे गलत बताया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो दोबारा से उसको किस में, स्पेशल से नॉर्मल पे ला सकता है, यानी अपनी वो परमिशन को विड्रा कर सकता है। लेकिन उससे पहले उस बंदे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। चलिए आए जरा ये वाली पढ़ लें, फिर बाकी सब पढ़ते हैं। हमने 3 पढ़ लिया था, हमने 4 पढ़ लिया और हमने 5 पढ़ लिया था। 6 पे जाते हैं। बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ठीक है, कमिश्नर शेल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनने का मौका देना। ठीक है, उसको सुनेगा टू द एप्लीकेंट। ओके, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजन फॉर। क्लियर हो गया। इसके फौरन बाद, 7 के फौरन बाद हम चलते हैं 11 पे। एंड अच्छा ये देखें ना, 6 के बाद ये बेसिकली ये सेक्शन है 74, ये उसके सब सेक्शन है। ठीक है, और फिर सब सेक्शन में आगे ये जो है ये क्लास कहलाती है। आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरतीब से हिसाब से रखते हैं। जैसे ये देखें
6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 बाद में लिखा गया और उसके बाद क्या है 10 है ही नहीं और फिर क्या आ गया 11। ये जैसे जैसे कानून आते रहते हैं, कुछ क्लास कुछ सब सेक्शन डिलीट होते रहते हैं, कुछ नए क्या होते रहते हैं इंसर्ट होते रहते हैं। तो आपके बाद ये क्या है छठा पॉइंट, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये कौन से वाला, ये 10वां पॉइंट है। आपने कोई तरतीब इसकी याद नहीं करनी। क्लियर हो गया? हम अपने लिए रखते, जैसे देखिए आपकी क्लास है, इसके बाद एक और आएगी तो तब तक बजट आ चुका होगा, वो चेंज हो चुका होगा, कानून चेंज हो चुके होंगे, तो हम अपनी तरतीब से फौरन हमें पता चला 11 नंबर हमने ये गैप करना, ठीक है, इसकी जगह 12 नंबर आ जाएगा। तो ये हमने अपने तरतीब से रखा हुआ है जो ऑर्डिनेंस की है। आप इसकी तरतीब अपने मुताबिक कर सकते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अच्छा ऊपर कौन से वाला, पहला हमने देखा तो सेक्शन कौन से वाला, ऊपर चलते हैं, सेक्शन 74 लिखा हुआ है ना, और ये उसके सब सेक्शन है। ये बस आपके लिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये इसी तरह से ये कौन से वाला नीचे 3, 4, 5, ठीक है, ये 2A है, इसको बेशक 3 कर ले कोई मसला नहीं, इसको आप 4 कर ले कोई मसला नहीं, अपनी मर्जी की रख ले, ठीक है, तरतीब से कोई मसला नहीं। आपने टैक्स ईयर की हेडिंग याद रखनी है, आपने सेक्शन 74 याद नहीं रखना। याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जब प्रोफेशनल आपस में बात करते हैं यार सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 चेंज हो गया, ठीक है, हम इस तरह से बात करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे टैक्स ईयर का आगे जो नॉर्मल टैक्स है उसके हम तो फौरी तौर पर जान, अच्छा सेक्शन 153 चेंज हो गया, उसका सब सेक्शन 3 चेंज हुआ है, सब सेक्शन 3 में जो क्लास ए थी ना यार वो चेंज हो गया, तो हम इस तरह से कहते हैं 153 1A चेंज हुआ है, 1B वैसा ही है, 1C में फिर फलां चेंज है। तो अगर आप इसको याद रखें तो आपकी है, लेकिन ये एग्जामिनेबल नहीं है। इसी तरह से जब स्पेशल टैक्स ईयर है तो वो कभी भी नहीं पूछेगा कि सेक्शन 74 का सब सेक्शन 2 बताएं, वो सिंपल आपसे पूछेगा क्या है सब जो है स्पेशल टैक्स ईयर बताएं। क्लियर है? तो आपको ये याद, नंबर अपनी मर्जी से रखें, अपनी मर्जी की नंबरिंग करें, बस हाँ कंटेंट याद होना। दूसरा कुछ कहते हैं सर एज इट इज, नहीं एज इट इज आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना, बस ये कि तकरीबन जो डेफिनेशन है जैसे ये है ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो नीचे एक्सप्लेनेशन टाइप है ये भी सेक्शन है, ये भी कानून है, ये कुछ अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना लिखिएगा कि एग्जामिनर पढ़े और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाए। लें जी अच्छा लें जी, हमने 6 पढ़ लिया, ठीक है, और फिर ठीक है हमने 6 पढ़ा है सिर्फ अभी तक, ठीक है, 7 पढ़ लिया, ठीक है, 7 पढ़ लेते। द कमिश्नर मे बाई आर्डर, 6 पढ़ लिया कि जो है रीजन लिखेगा। कमिश्नर मे बाई आर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, पढ़ लेते हैं कोई मसला नहीं। विद ड्रा द परमिशन ग्रांटेड, या कौन से वाला रिगार्डिंग इन द, तो वो क्या कर सकता है, विद ड्रा कर सकता है, नंबर 1 विद ड्रा कर सकता है, नंबर 2 क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इस 6 नंबर से और 7 नंबर से अगर कोई बंदा ना खुश है तो वो 11 पे जाए। आप पर्सन, अभी हम 8 नहीं पढ़ रहे, 8 बाद में पढ़ा, आप पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, कौन से वाला 3, 4, 7 जो भी है ऊपर जो लिखे गए, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 3 में लिखा हुआ है नॉर्मल से स्पेशल, 4 में क्या लिखा हुआ है स्पेशल से नॉर्मल, और उसके आगे प्रोसेस लिखे हुए हैं 5 और 6 में, या 7 में क्या विदड्रा कर लिया, ऐसा ही है। 3 पढ़ें जल्दी से 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो है अदर देन नॉर्मल टैक्स, या नॉर्मल टैक्स से किस में जाना चाहते हैं, स्पेशल में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्पेशल से कहाँ पे आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। और फिर 7 में क्या लिखा हुआ है, 7 पढ़ें जरा, विदड्रॉल की बात की लिखिए, यानी उसको नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में उसने जो फैसला दिया उस पे इतराज है या विदड्रॉल पे इतराज है, तो फिर क्या करे, ही मे फाइल रिव्यू एप्लीकेशन, कोई मेरी यार इसकी एप्लीकेशन, ये इसने जो ऑर्डर दिया है इसको कोई रिव्यू कराए, किसको कह रहा है, बोर्ड को कहे, एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल। क्लियर हो गया बेटा? चले जरा पढ़, नेक्स्ट बात करते। एक बंदा कहता है मेरा नॉर्मल से स्पेशल कर ले, पहले उसका 1/7/2024 था और वहां से कितना 30/6/25। क्लियर हो गया? अब वो कहता है मेरा 30 सितंबर होना चाहिए, तो कब शुरू होगा, 1 अक्टूबर, 1/9 या 1/10 से शुरू, 1/10/2025 से लेकर 30/9/26 तक, ऐसा ही है, ठीक है, ओके।
अब वो कहता है मेरा ये टैक्स ईयर होना चाहिए। अब बताएं पिछला साल कब खत्म हुआ, बात समझे। अब ऑर्डर आएगा कि यस तुम यूज कर सकते हो कौन से वाला, स्पेशल टैक्स ईयर। वो ऑर्डर कब से एप्लीकेबल होगा, इसके पहले दिन से। नहीं समझे, ठीक है, ये वाली बात समझ आए कि अब उसने ऑर्डर लिख, इसने एप्लीकेशन दी 30 जून को, इसने 1/7/2025 को एप्लीकेशन दी कि मुझे किससे नॉर्मल से स्पेशल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है अभी कर लो। अब वो किसके बारे में ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स कब शुरू होगा, 1/10/25 से लेकर, ठीक है, तो शुरू कब होगा, ठीक है। तो एक जरा कम इंपॉर्टेंट बात लिखिए, एन ऑर्डर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर ऊपर वाला शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स। तो जो भी पहला दिन होगा उसका ऑर्डर यहां से असर शुरू करेगा। क्लियर हो गया। वो ऑर्डर किसके बारे में होगा, अगले साल से पहले दिन से, ठीक है। एक बात की गई है, यानी वो जो ऑर्डर देगा वो। अच्छा, अब इसमें से जो अगली बात, ये वाली बात समझ आ गई कि इसने एप्लीकेशन दी, उसने ऑर्डर कर दिया। अब वो ऑर्डर कब से स्टार्ट होगा, उसका इफेक्ट कब से स्टार्ट होगा, अगला स्पेशल टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर जो भी चेंज टैक्स ईयर होगा, चेंज टैक्स ईयर के पहले साल। ये वाली बात क्लियर। अब जरा सुने पिछला, ये वाली बात समझ आ गई, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे, साल कब खत्म हुआ, पिछला। अगला कब शुरू हुआ, दरमियान में एक पीरियड जो इससे अगले दिन शुरू होता है और इससे पिछले दिन खत्म होता है, ऐसा है ना, ठीक है। करें जरा बताएं कितना, 1/7/30/9/25। क्लियर हो गया, 30/9/25, ठीक है। अब ये बताएं ये 12 महीने कितने हैं। तो जब कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जाए या स्पेशल से नॉर्मल में जाए, तो पिछले साल के आखिरी दिन से अगले दिन से लेकर अगला जो साल चेंज टैक्स ईयर शुरू होगा, उससे एक दिन पहले एक पीरियड होगा जो 12 साल से कम होगा, उसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। हालांकि वो ईयर पूरा नहीं है, सॉरी, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बिल्कुल सही, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशन होता है जब हम कहीं चेंज हो रहे हैं। तो जब व्हेन ए पर्सन इज अलाउड टू यूज स्पेशल और नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है, या तो जब वो नॉर्मल में था तो स्पेशल टैक्स ईयर उसको यूज करने, जब स्पेशल में था तो किस पे चला गया, नॉर्मल में। तो दरमियान में एक पीरियड जरूर आएगा जो यूजुअली 12 महीने से कम का होता है, जैसे यहां पे कितने महीने का, 3 महीने। इसको अलहदा से, अब इसके बारे में अलहदा रिटर्न फाइल करेगा, इसके बारे में अलहदा रिटर्न फाइल करेगा, और इन 3 महीनों की इसकी भी तो बचत, इसमें भी तो सेल करेगा, इसमें भी तो परचेज करेगा, इसमें भी तो कोई प्रॉफिट होगा, तो इसके बारे में अलहदा से रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्लियर है। तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की समझ आ गई। चलिए इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर जरा आते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता। चलिए, transitional tax year, where the tax year of a person changes either from normal to special or special to normal, ठीक है। period between end of the last tax year prior to change से पहले और नेक्स्ट कौन से वाला, डेट एट विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस, जिस दिन से वो शुरू होता है, इनके दरमियान वाला पीरियड, मतलब इससे एक दिन आगे और इससे एक दिन पीछे वाला। ये क्लियर है बेटा जी। शैल बी ट्रीटेड एज, ट्रांजिशनल का पता चल गया, स्पेशल का पता, सॉरी नॉर्मल का पता चल गया, स्पेशल का पता चल गया, ट्रांजिशनल का पता क्लियर हो गया। अब जरा इनके नाम तो रखें, सोचिए, इन्हीं 3 सालों के 3 साल हैं आपके साथ। अच्छा, नॉर्मल स्पेशल मुझे पता है, ये पता है टैक्स ईयर कौन से, ये तो 25 है, ये 2025 का पूरा नाम रखें, ले जी, ये 26 है,
ये 2027 क्लियर होंगे, ठीक है। तो 25-26 इसी तरह से एक और एग्जांपल है, हम वो कर लेते हैं। आ जाए जरा, एग्जांपल नंबर 1 आए जरा। तकवा लिमिटेड, अच्छा ये सारे मेरे अपने क्लाइंट है, ऐसे नाम बिगाड़ के रखे हुए यहाँ, जो है नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ तकवा लिमिटेड कब से है? जुलाई 22 से जून 2023 तक। ऑन एन एप्लीकेशन बाय द तकवा लिमिटेड कमिश्नर ग्रांटेड अप्रूवल टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर कब से? 30 सितंबर से। इसका मतलब है अब 1 अक्टूबर से शुरू होगा। एग्जैक्टली हमारे वाली एग्जांपल बन गए, ठीक है। तो अब ये वाला जो जुलाई वाला, वो कहते हैं क्या करें? आइडेंटिफाई नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और कौन से वाला? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ये जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 तक नॉर्मल टैक्स ईयर, और इसका क्या नाम है? 2023। फिर अगला पीरियड कब से होगा? 1/7/23 से लेकर 30/9/23 तक। ये टैक्स ईयर कौन सा हो गया? 2024 ट्रांजिशनल, ठीक है। और स्पेशल कब शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2023 और कितने तक जाएगा? 30 सितंबर 2024, और इसको क्या कहा जाए? 2025। क्लियर है? किसी हद तक ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। साथ ही मैंने जो है पहले नहीं करते थे, बट इस दफ़ा मैंने क्या किया जो है कि साथ में कुछ ना कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन दे दिए, बल्कि लास्ट अटेम्प्ट से भी देना शुरू किया, पहले नहीं करते थे। तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, हम कोशिश करेंगे साथ साथ जो है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी करते जाएं। ये आई कैप के क्वेश्चन है, ये देखें। आई कैप में इस तरह से एक तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछता किस तरह से है, दूसरा में ये भी बात इसमें पता चल जाती है कि एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। यानी अगर कहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए करने सारे हैं लेकिन रिलेटिवली उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चले आए पढ़ लेते हैं। नहीं जी, वो ये जो है 2013 में पूछा, ये 16 में पूछा, ये 18 में पूछा, और फिर ये 2007 का है। इसी तरह वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इसी जो आपको दिए गए हैं ये नोट्स, इसके एंड पे क्वेश्चन है, उनमें नंबर 7 भी आपने क्या करना है? अटेम्प्ट कर। चलें आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं। वो कहते हैं वन ऑफ योर क्लाइंट इनकलाब लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर, मतलब टैक्स ईयर, ठीक है। ओके, राइट अ ब्रीफ नोट टू द मैनेजर फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। अच्छा, आप कोई टैक्स कंसल्टेंट है, आपका क्लाइंट है इनकलाब लिमिटेड, आप अलहदा हैं, इनकलाब लिमिटेड अलहदा है। उसके फाइनेंस मैनेजर को क्या लिखें? जो है नोट लिखें। कौन से वाला? एक ब्रीफ सा नोट लिखें, एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग। नंबर 1, चेंज इन टैक्स ईयर। वो अकाउंटिंग ईयर चेंज करने लगे हैं तो साथ में क्या चेंज करना पड़ेगा? टैक्स ईयर। अब आपकी रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग ईयर इनकलाब लिमिटेड सारा छोड़े 3 मार्क्स का है, ठीक है। और वो कहां से कहां जा रहे हैं ये बताएं? वो नॉर्मल से स्पेशल हो रहे हैं या स्पेशल से नॉर्मल जा रहे हैं? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, तो दोनों लिखें। अब कौन से? जी दोनों बताना पड़ेगा ना, अगर नॉर्मल से स्पेशल है, बड़ी अजीब बात कर ले जी। ये जब पता ना चल रहा हो, चेंज इन टैक्स ईयर, उसने कहा चेंज इन टैक्स ईयर, फिर आप कहेंगे अब जब इफ अ पर्सन जहां पे लिखा था, आप अब थोड़ा सा उसको मुखातिब हो, क्वेश्चन जरा बेहतर, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड करके तो आगे सारे जो है वो करके तो फुटबॉल मैच याद करके तो हॉकी भी उधर ही घुसा दिया, ये नहीं, अब ये बोला नहीं करना, आपको याद तो है, ठीक है। एक था 3 पॉइंट, एक है 4 पॉइंट, एक है 5 और 6, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो 3-4 लाइनें तो लिखे। नंबर 1, अब ये नहीं लिखना इफ ए पर्सन वांट टू चेंज, पहले तो लिख ले डेयर जो है मिस्टर ए ऐसे XYZ, उसने क्या कहा है? राइट अ ब्रीफ नोट, किसको? फाइनेंस मैनेजर। जब छोटा मोटा लेटर लिखते हैं, हालांकि सोल्यूशन में ये नहीं होगा, लेकिन कुछ लगे कि किसी आप बंदे को लिख रहे हैं, तो डेयर मिस्टर ए, ठीक है। जो है फिर उसके क्या, इफ यू वांट टू चेंज द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, यू विल हैव टू चेंज द टैक्स ईयर, ये लिखें या ना लिखें, ठीक है। और उसका द प्रोसीजर इज एज फॉलोज। उसके बाद ये वाली बात शुरू करें, किसी को बताएं कि मैं तुम्हारा कंसल्टेंट हूं, ये ना शुरू हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 या 3 से। थोड़ा सा आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि किसको करें, सोल्यूशन में ये नहीं होगा। फिर कह रहा हूं,
आप अपनी तरफ से इसको जरा बेहतर करें, वो कहता है राइट अ ब्रीफ नोट, कौन से वाला, फाइनेंस में, तो नोट लिखे ना, डियर मिस्टर ए, प्रोसीजर ऑफ द चेंज इन टैक्स ईयर इज एज फॉलोज, उसके बाद पॉइंट नंबर कौन से वाला लिखें, 3 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर इसी तरह से। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाहते फिर ये ना कहिएगा इफ ए पर्सन वांट टू चेंज, नहीं, आप लिखें इफ यू वांट टू चेंज, इफ योर कंपनी वांट टू चेंज फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, तो ये होगा, और स्पेशल और नॉर्मल से स्पेशल जाने पड़ेंगे, तो आप दोनों को क्या करने, अब ये ना लिखिए नोट 5 वाली कंडीशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, आप कहोगे ठीक है इफ यू, तो अब इसको थोड़ा सा मुख्तसर कैसे लिखें, अगर आप नॉर्मल से स्पेशल जाना चाहते हैं या स्पेशल, आप कहना है, किसी को मुखातिब करना है, पर्सन, अब XYZ नहीं करना, ठीक है, इफ योर कंपनी वांट्स टू चेंज फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल और नॉर्मल टू स्पेशल, ठीक है, यू विल हैव टू शो कंपेलिंग नीड एज वेल एज द कंडीशन इम्पोज बाय द कमिश्नर, फिर आगे उससे आप बढ़े, ठीक है, आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उससे तो आगे बढ़े, ठीक है, कमिश्नर आपको क्या देगा, और नहीं आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और इन केस वो हमें रिजेक्ट करता है तो वो क्या बताएगा, वो रीजन बताएगा, उसका क्लियर हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने अपनी वर्डिंग को बेहतर करें, क्योंकि अगर वो कहता क्या ला है तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते, अब उसने क्या कहा है ब्रीफ नोट लिखें, तो थोड़ा अपने इसको आंसर को क्या करें बेहतर बने, लगे किसी को आप क्या लिख रहे हैं, ला भी बता रहे हैं और थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं उसको ब्रीफ नोट भी बताएं, क्लियर है, तो थोड़ा सा आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, अगर नहीं समझ आता फिर कॉपी पेस्ट है, कोई मसला नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आगे चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कौन से, दूसरा क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कौन से वाला, स्पेशल टैक्स ईयर, और अब ये क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, अब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है, उसकी 3 लाइनें हैं स्पेशल टैक्स ईयर की, और किसकी 3-4 लाइनें किसकी ट्रांजिशनल, उतने ही तकरीबन मार्क्स है, क्लियर हो गया, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट पढ़ते, जी नहीं एग्जांपल नहीं देनी, बस जो लिखा हुआ है नोट्स में, एग्जांपल तो आपको समझाने के लिए होते हैं ना, क्योंकि आपको पता नहीं, बस ठीक है, 2-3 मार्क्स लिखे हो, ठीक। कलीम लिमिटेड, ओके, इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड ऑन लिस्टेड का भी आपको पता है ना, इट्स अकाउंटिंग ईयर 30 जून है, ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं, कलीम इज नाउ कंसीडरिंग टू चेंज द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू कौन से वाला, क्या हो रहा है, नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहते, ठीक है, अब जरा देखें, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ब्रीफली डिस्क्राइब, जो है कौन से वाला, नॉर्मल स्पेशल, ये तो इनकी डेफिनेशन लिखे तीनों की, ठीक है, और फिर क्या, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, ये क्लियर हो गया। अब जिसने लिखा, ये देखें, नॉर्मल टू स्पेशल जाना है, तो 3 वाले में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अदर देन, यानी नॉर्मल टू स्पेशल एज ए स्पेशल ईयर। अब जिसने साथ में 4 भी लिख दिया, आंसर गलत, क्योंकि आंसर क्या कहता है, ठीक है, 4 में क्या कहता है, नहीं 4 में क्या कहता है, वो क्या यूज कर रहा है, ठीक है, जरा 3 में नॉर्मल से स्पेशल जा रहा है, और जो है किसमें 4 में स्पेशल यूज कर रहा है, और किसमें जाना चाहता है, नॉर्मल में। अब जिसने ये लिख दिया उसका आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर है वो क्या पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल से स्पेशल, तो आप 3 लिखें, उसके बाद 5 और 6 लिख दें, नहीं समझ आई भाई, इररेलेवेंट नहीं लिखना, रट्टा नहीं लिखना, पहले एक दफा जरूर, क्योंकि 4 में वो क्या जा रहा है, वो स्पेशल में है, और किस में जा रहे हैं, तो यहां इस सूरत में तो वो क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया ना, ठीक है। फिर कहती है मुझसे सुन लो, आई कैप पास नहीं करता, तो ये वजह होती है आप क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते, उसकी रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ते। चले आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लिखेंगे, फिर जो है उसके आंसर के साथ आप मैच करेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ योर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ कौन से वाली, फॉरेन कंपनी, वे वही नेस्ले वाला केस बनता जा रहा है, नेस्ले पाकिस्तान, नेस्ले कौन से वाला, ठीक है, वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जून 30 टू 31 दिसंबर एज द इनकम ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी एंड्स कब, 31 दिसंबर, वो नेस्ले वाला 31 दिसंबर में ईयर एंड हो रहा,
एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ, कौन से वाला, रिगार्डिंग द चेंज ऑफ इनकम टैक्स नॉर्मल टू स्पेशल। 4 नहीं लिखना, और अगर वो स्पेशल से नॉर्मल करता तो 3 नहीं लिखना, 4 से बात स्टार्ट कर। क्लियर है? तो इतनी जरा मुश्किल नहीं, 7 क्वेश्चन नंबर भी आपने अटेम्प्ट करना। चले अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक। हमने पास पेपर भी कर लिया, टॉपिक भी, और इसको हमने एग्जाम्पल के साथ कर लिया। 2-3 एग्जाम्पल भी हमने इसकी जो है बुक से भी कर ली। ये बेटा ये सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? ओके चल, नेक्स्ट है, देखें हम इनकम टैक्स पढ़ने लगे, और जो कानून पढ़ रहे हैं वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर उसके आगे जो है वो है रूल्स हैं, पता नहीं 6 है या 2 है, जो भी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। टैक्स किस पे? इनकम पे। तो पहले तो हमें इनकम को डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज का हमारा लेक्चर है वो है इनकम पे। इनकम क्या है? जब भी हम बात, क्योंकि इनकम पे फिर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, और ये सारा कानून उसी पे है। इनकम का पता होगा तो उस पर टैक्स लगाएंगे। तो जब हम इनकम की बात करते हैं, वो कहता है आपकी इनकम 5 हेड्स में फॉल करेगी। नंबर 1, या तो कोई सैलरी ले रहा होगा, सैलरीड पर्सन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको कह देते हैं हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1 तो सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2, कोई बिजनेस कर रहा होता, बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी कहें। नंबर 3, एक और तरीका होता है, आप कोई प्रॉपर्टी बना लो, उसको रेंट पे दे रहे हो और उससे रेंट आता रहे, रेंटल इनकम, उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, अच्छा, इसको आइंदा से हम इनकम फ्रॉम सैलरी कहेंगे, ऐसे एब्रीविएशन यूज करेंगे। इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। ठीक है, इसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 3 हेड हो गए। चौथा है, सम टाइम क्या होता है, लोग प्लाट लेते हैं, प्लाट बेचते हैं, शेयर लेते हैं, शेयर बेचते हैं। इन सारी चीजों, इनको कहते हैं कैपिटल एसेट। इनसे प्रॉफिट, मैंने 10 लाख का प्लाट लिया और उसको आगे 13 लाख का बेच दिया, तो 3 लाख मेरी इनकम है। इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। शेयर लिए, शेयर बेच दिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल एसेट से आने वाला गेन। शेयर कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, बिल्डिंग। तो अगर ये सेल परचेज करें और इससे कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 4 हो गए। 5वां, जो किसी हेड में फॉल ना करे, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे इन्होंने कहा इंटरेस्ट इनकम। अब किसी ने बैंक में पैसे रखवाए हैं, क्या ये उसका बिजनेस है? सैलरी है? तो उसने एसेट बेचा, खरीदा है? नहीं। क्या ये बिल्डिंग है जिससे किराया आ रहा है? नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इसी तरह से आपको डिविडेंड मिला है, वो बिजनेस तो कंपनी कर रही है, आपको तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, वो बिजनेस आपका नहीं है। वो देखें, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आपको जो डिविडेंड मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्डिंग किसी और की है, आपने किराए पे ली, जिसकी बिल्डिंग है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपने उसको हॉस्टल बना के आगे दे दिया। अब प्रॉपर्टी आपकी हो तो कहें, तो हॉस्टल से जो इनकम आ रही है वो क्या, इसको कहते हैं सब लीज ऑफ बिल्डिंग। लीज पे लेके आगे सब लीज करना। आपने लीज पे ली, जिसको किराया दे रहे हैं उसकी तो प्रॉपर्टी है, उसकी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
इसी तरह वो गद्दी नशीन बैठा हुआ है, हाँ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे 5 हेड होंगे, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, क्लियर है, ठीक। इन सारे हेड्स को हम 2 तरह से देखते हैं। नंबर 1, मेरी सैलरी यहां से भी आ सकती है और मेरी सैलरी बाहर के मुल्क से भी आ सकती है। तो अब सैलरी इनकम एक होगी पाकिस्तान सोर्स और एक होगी फॉरेन सोर्स, यानी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी अब 2 हिस्सों में बट गई, एक कौन से वाला, पाकिस्तान सोर्स, और एक कौन से वाला, फॉरेन सोर्स। इस तरह मेरा बिजनेस हो सकता है मैं यहां पे जॉब कर रहा हूं और बिजनेस मेरा यूके में, तो वो एक बिजनेस पाकिस्तान सोर्स और एक कौन से वाला, फॉरेन सोर्स। इसी तरह से प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सारे इन सब के अब 2 हेड हो गए। तो हमारे 5 हेड नहीं, बेसिकली 10 हेड है, ठीक है। एक हेड पाकिस्तान का, एक फॉरेन सोर्स, तो एक पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक फॉरेन सोर्स इनकम। यहां तक क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जनाब मैं जब कहता हूं कि मेरी इनकम से इनकम फ्रॉम बिजनेस ले ले, मेरी सेल्स 100 रुपए की, मेरी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल और उसमें बाकी एक्सपेंस भी लगा के मेरे टोटल एक्सपेंस 80 रुपए, मेरा प्रॉफिट, इनकम कौन सी है, 100, 80 या 20? क्लियर हो गया। तो किसी भी हेड में इनकम का क्या मतलब होता है, रिसीट माइनस एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया। तो मुझे टैक्स 100 पे लगेगा या 20 पे लगेगा, 20 पे लगेगा। तो मेरी इनकम 20 है भाई, मेरी सेल्स को मेरी इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया हुआ, क्लियर हो गया। इसमें सेल्स को कह रहा है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। क्या इसके लिए वर्ड्स, यानी जैसे ही हमारी सेल होती है वो कहता है टैक्स दो, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन हम कहते हैं भाईजान हमारे कुछ खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस, वो कहता है इसको नाम देता है डिडक्शन का, डिडक्शन। तो डिडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस, डिडक्शंस। तो मैं कहता हूं अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू किसी भी हेड की इनकम। इस तरह से मुझे जो रेंट आ रहा होगा उसमें से मैं डिडक्शन लेस कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सारे का सारा रेंट मैं नहीं करता। इसी तरह सारे की सारी सेल्स, तो किसी भी हेड में अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, मसलन सेल, मसलन रेंट, उसमें से क्या लेस कर दूं, डिडक्शन, तो मेरी क्या आ जाएगी, इनकम, प्रॉफिट, उस पे टैक्स लगेगा। तो क्या कहना है, किसी भी हेड में इनकम से क्या मुराद है, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स माइनस डिडक्शन, ठीक है। और डिडक्शन भी वो जो टैक्स वाले अलाउ करते हैं, अकाउंटिंग वाली नहीं। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, एक्चुअल बैड डेट एक्सपेंस है, तो प्रोविजन को टैक्स वाले नहीं मानते। इसका मतलब है कुछ डिडक्शन वो मानते हैं, कुछ डिडक्शन नहीं मानते। तो हम अलाउड डिडक्शन लेस करते हैं, किसमें से, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो जो बाकी बचता है वो किसी भी हेड में हमारी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो इनकम से क्या मुराद है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, दैट विल बी, ठीक है। चले चले आए पढ़ते हैं। तो अभी हम टैक्सेबल इनकम छोड़ रहे हैं, हम जल्दी से नीचे चलते हैं और जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूं उसी तरतीब से पढ़ें। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, आ जाए बेटा। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11, जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूं बेटा इसी तरतीब से पढ़ना वरना कंफ्यूज हुए। फॉर इंपोजिंग टैक्स, मैंने टैक्स लगाना है, एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, कितनी इनकम, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। नंबर, सैलरी या सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर कौन से वाले, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम, क्लियर हो गया। 5 के 5 हेड ओके है। आगे चल, द इनकम ऑफ ए पर्सन 20 रुपए,
अंडर ए हेड हमने बिजनेस का निकाला था, किसी भी हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फॉर ए टैक्स ईयर पूरे साल के लिए होता है, यस, दैट मे बी स्पेशल, दैट मे बी नॉर्मल। ट्रांजिशनल तो कभी कभार होता है ना, अदरवाइज तो क्या होते हैं, एक साल में होगा फिर आगे सारा क्या चलता रहेगा, या नॉर्मल या स्पेशल। टैक्स ईयर तो टैक्स ईयर क्यों लिख रहा है पता है, या नॉर्मल होगा या क्या होगा, स्पेशल। शैल बी द टोटल चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट, ये कौन से वाली है, 100 रुपए सेल्स, सेल्स डिराइव्ड बाय द पर्सन, जो भी बंदे ने सेल की अंडर हेड बिजनेस में, एज रिड्यूस बाय टोटल अलाउड डिडक्शन। ये क्लियर है, इसके साथ नोटिंग करें ताकि हम आगे चल सकें। तो ये जो एक फिक्रा था वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अब हमारे लिए आसान हो गया। तो किसी बंदे की इनकम किसी टैक्स ईयर के लिए क्या होगी, टोटल चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट, ठीक है, या अमाउंट्स एज रिड्यूस बाय अलाउड डिडक्शन, ठीक है। जल्दी से इसके सामने वो कर ले। तो किसको हमने अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स कहा, किसको हमने डिडक्शन कहा, जल्दी से इसके सामने नोट करें फिर आगे चलते, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ऐसा ऐसा चीजें फ्लो में आती जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपका समझना जरूरी। लिख ले बेटा, नोट कर ले। सेल्स को हमने कहा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एक्सपेंसेस को हमने कहा अलाउड डिडक्शन, क्योंकि कुछ अलग कुछ डिडक्शन वो डिसअलाउ भी कर देते। ये बेटा एंड से किसी का क्वेश्चन था? जी आगे आए, बिस्मिल्लाह, आ जाए अगर जगह। जी जी बेटा, जी बेटा कोई क्वेश्चन कर रहा था? जी जी इस इनकम का, इस इनकम का। जी जी आए, सब्र तो करें, करने आने लगा। जी बेटा लिख लिया, नोट कर लिया। अच्छा ये भी तो हो सकता है, ओके चले, ये भी तो हो सकता है कि सेल्स 100 हो और एक्सपेंस 130 हो जाए, तो हम क्या हो जाए, लॉस। अच्छा 30 का, ओके 30 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाए। क्लियर है? तो यस, जब अलाउड डिडक्शन एक्सीड्स अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो पर्सन क्या कर रहा है, सस्टेनिंग लॉस। तो लॉस का हम इतना कहे कि चुप हो जाएंगे, फिर आगे सारी बातें इनकम की होंगी, लॉस की नहीं होंगी। लॉस हम जाके फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। क्लियर हो गया? ठीक है, लॉस होता है जब अलाउड डिडक्शन बढ़ जाए, किससे, चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट से, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इस बंदे को लॉस हुआ है, कि चुप हो जाएंगे। आगे वाली जितनी भी बातें होंगी वो इनकम के बारे में होंगी। लॉस को हम जाके दोबारा से चैप्टर नंबर 11 में जाके छेड़ेंगे, तो फिर आगे अब जो भी बातें होंगी वो पॉजिटिव वाले, नेगेटिव की बात नहीं होगी। क्लियर है? चले आए पढ़ लेते हैं। वेयर टोटल डिडक्शन अलाउड, या अलाउड डिडक्शन आपके सामने मौजूद है। वेयर अलाउड डिडक्शन टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर, टैक्स ईयर क्यों कह रहे पता है ना, 12 महीने का पीरियड, नॉर्मल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। अंडर ए हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल टू एक्सपेंसेस, जब सेल से बढ़ जाए, रेवेन्यू से बढ़ जाए, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड। ठीक है, समझ आगे चलते हैं। और लॉस फॉर द हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर नंबर 11। क्लियर है बेटा? अभी हम सिर्फ अब आगे इनकम की ही बात करेंगे। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट को छोड़ दे, ठीक है, इसको अभी ऐसे ब्रैकेट लगा दे। इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर द हेड शैल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग कौन से वाली, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। ये रेजिडेंट और ये पॉइंट नंबर 6 ये हम बाद में पढ़ेंगे, आगे रेजिडेंट को पढ़ने के बाद। ठीक है, वैसे हमें समझ आ गई है कि जो इनकम होती है वो दो तरह की होती है। कौन से वाली, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन, यहां तक ओके। ठीक है, रेजिडेंट हम पढ़ेंगे कौन होता है कौन नहीं होता, और नीचे वाला तो हमने 6 पॉइंट इसका छोड़ दिया, बाकी हमने सारा पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, छठा पॉइंट बाद में पढ़ेंगे जब हम रेजिडेंट को पढ़ लेंगे। जी नेक्स्ट, जी पूछे जी। बंदे को लॉस होता है जब उसकी
जो है सेल कम और एक्सपेंसेस ज्यादा, तो उस बंदे वो कहेगा मैं लॉस सस्टेन कर रहा हूं, इनकम नहीं कर रहा हूं। लॉस का क्या करें, इनकम पे तो टैक्स लगाए, क्लियर है, इनकम पे तो टैक्स लगाए, लॉस पे क्या करें, जैसे चैप्टर 11 कहेगा, हम वहां जाके पढ़े, क्लियर है। तो अभी हम लॉस के बारे में आइंदा से बात नहीं करेंगे जब तक हम चैप्टर 11 में ना पहुंचे। ओके है बेटा, चले नेक्स्ट। अब जरा सोचिए, आपस में बातें नहीं, आपस में नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपकी बेस बन रही है बेटा। अब ये 5 हेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ, जैसे कोई बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, फैक्ट्री लगाता है, ये भी एक बिजनेस है। कोई बंदा एग्रीकल्चर इनकम ले रहा है, ये भी बिजनेस है, खाद बीज सारा कुछ लगाना और उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसको बेच के, क्लियर हो गया। तो जो प्रोडक्शन होगी उसको कहेंगे उसकी सेल है, और माइनस खाद के पैसे, माइनस बीज के पैसे, माइनस जो अगर उसने जमीन ठेके पे ली हुई है, लीज पे, उसके पैसे, या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन वो कहते हैं भाई जो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो इनकम है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। तो इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब इसका मतलब है अब इनकम 2 तरह की हो गई, एक तो ये सारे हेड्स की इनकम जिन पे टैक्स लगना है, एक सारे हेड्स की इनकम जो क्या है, जो एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया, ये वाली बात समझ आई। इसका मतलब है अब 2 कैटेगरीज हो गई, सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम को किसी हेड के साथ नहीं लिखना। जरा सुने, ऐसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इसको मजीद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाए, जरा देखिएगा। से कंपनी, हमारे सिलेबस में कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ इतना हम पढ़ेंगे कंपनी का रेट कितना है, 29%। एक जो जगह पे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ज्यादातर इंडिविजुअल और एओपी है, 3 तरह के पर्सन। कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं, वो सीफैप में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 29%। अब जरा देखिएगा, कंपनी की बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से 1 लाख रुपए, जरा तवज्जो दीजिए। उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। उसकी एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है और वो है एग्रीकल्चर इनकम, मैं AI लिख रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये है एग्रीकल्चर इनकम, और वो है 3 लाख। टोटल 8 लाख। क्या मैं 8 लाख पे 29% लगाऊं? नहीं। किस पे? इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं लाइन ड्रा करनी है। हालांकि ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, लेकिन इसको बाकी हेड्स में नहीं लिखना। इसको क्या लिखना है? अलहदा। अच्छा ये बताएं मेरी टोटल इनकम कितनी है? 8। शाबाश। तो मेरी टोटल इनकम होगी सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। जब मैं टोटल इनकम की बात करूंगा तो सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, लेकिन जब मैं टैक्सेबल इनकम की बात करूंगा तो मैं टोटल इनकम में से क्या निकाल लूंगा? एग्जेम्प्ट इनकम निकालूंगा। अब कितना बचेगा? 5 लाख। मैं 29% किस पे लगाऊंगा? 5 लाख पे। क्लियर हो गया? अब जरा सुने, टोटल इनकम सारे हेड्स की इनकम प्लस, लेकिन टैक्सेबल इनकम सारे हेड्स की इनकम एग्जेम्प्ट इनकम, लेकिन यानी यूं समझ ले, टोटल इनकम सारे हेड्स की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, लेकिन टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम निकाल लो तो जो बाकी बचता है वो क्या होगी? टैक्सेबल इनकम। चलिए अब हमें कुछ ना कुछ पता चल गया, हम के ऊपर चलते हैं और हम टोटल इनकम को पढ़ते हैं। टोटल सेक्शन 10, हालांकि जो है 11 हम पहले पढ़ चुके हैं। आए बेटा, टोटल इनकम इज द सम ऑफ person's income under all head of income and person income exempt from tax under any provision of this ordinance। इस ऑर्डिनेंस की कोई क्लास, कोई सेक्शन, कोई सब सेक्शन जिसको कह देगा ये एग्जेम्प्ट है उसको कह देते हैं प्रोविजन। प्रोविजन मतलब सेक्शन, प्रोविजन मतलब सब सेक्शन, क्लास, कोई लाइन, वो सारी क्या कहलाती है? प्रोविजन। कुल मिला के बात ये है, सारे
टोटल इनकम से क्या मुराद है? सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। 5 लाख या 8 लाख? 8 लाख, शाबाश। ये 8 लाख क्या है? टोटल। चले, तो सारे हेड्स की इनकम मिला के उसके साथ ऐड कर ले क्या? एग्जेम्प्ट इनकम। इसका मतलब एग्जेम्प्ट इनकम बाकी हेड्स के साथ ऐड नहीं करनी, उसको अलग रखना। तो सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज टोटल इनकम। और भी हैं काफी सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में यही 2-3 है। एग्जाम्शन वाला अलग से एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे तो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। और भी एग्जाम्शन है। फिलहाल हम अभी एग्जाम्शन चूंकि पढ़ नहीं रहे, लिहाजा हम एक ही एग्जाम्शन को लेके चलेंगे। सारी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, अभी हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे। ओके बेटा, तो टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स की इनकम प्लस। ओके, अच्छा ये बताएं, हर बंदे के ये 5 के 5 हेड होंगे या किसी के कोई 2 भी हो सकते? 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी, 1 भी हो सकते। सिर्फ सैलरी कमा रहा हूं मैं और कोई कमाई नहीं करता, जैसे एक बंदा बिजनेस भी कर रहा है साथ में सैलरी, और एक बंदे की प्रॉपर्टी भी है साथ में बिजनेस भी कर रहा है, तो कोई 3, 2, 1, 5 के 5 भी हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्लियर हो गया? इसलिए जहां पे मैंने 2 हेड्स लिखे थे। चले, अब जरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है? रेवेन्यू इकट्ठा करने के। क्या गवर्नमेंट का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना है या लोगों की भलाई है? लोगों की भलाई है, लोगों पे खर्च करना। अच्छा ये बताएं, ज़कात भी यही चीज है, ये गरीबों पे खर्च करना, गवर्नमेंट भी गरीबों पे ही खर्च करना चाहती, ठीक है। और तो ज़कात देने वाले को भी वो कहते हैं कि जनाब अच्छी बात है, आप ज़कात दें, हम आपको कोई ना कोई टैक्स में कंसेशन देंगे, ठीक है। लेकिन किस हेड में से दे? एक बंदे की काफी सारी इनकम है, उसने कुछ ज़कात ली है और क्या कर दी है, जो है मतलब जो है कि गरीबों को दे दी है, ठीक है। अब बताएं किस हेड में से लेस करें? टोटल इनकम में से। तो ज़कात को किसी हेड में से लेस नहीं करना, उसको टोटल इनकम में से लेस करना है। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझे, क्योंकि ज़कात तो किसी का एक्सपेंस तो है नहीं कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है, तो इसलिए ज़कात को टोटल, जो टोटल इनकम में से लेस है, जो तो किसी हेड में से लेस हो उसको कहते हैं डिडक्शन। ये तो पता है ना, जो टोटल इनकम में से लेस हो उसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। फर्क पता चला? बताएं, ज़कात डिडक्शन है या डिडक्टेबल अलाउंस? किसी ने सैलरी पे की अपने बिजनेस में से, वो डिडक्शन है। कोई बंदा अपने बिजनेस का रेंट दे रहा है ऑफिस का, वो डिडक्शन है। ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस। फर्क क्या है? ये किसी खास हेड में से लेस हो, जैसे सैलरी है तो बिजनेस में से लेस हो। क्लियर हो गया? और ये टोटल इनकम में से लेस होगी। अब बताएं, बस आखिरी बातें, टोटल इनकम की अब हमें 2 चीजें मिल गई उसमें से लेस करनी, एक तो ज़कात करनी है, दूसरा एग्जेम्प्ट इनकम लेस करनी है। शाबाश, क्लियर हो गया? तो मैं अब टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन बताने लगा। टैक्सेबल इनकम जो है टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस, ठीक है, वो कहीं कहेगा एज रिड्यूस बाई, ठीक है, वर्ड यूज करता है एज रिड्यूस बाई। तो इसका मतलब है सारे हेड्स की इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम निकाल लो और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दो, जैसे ज़कात। और भी है डिडक्टेबल अलाउंस, और भी है जैसे ज़कात, ये लेस कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। उस पे हम रेट लगाएंगे 29%। क्लियर हो गया? तो टोटल इनकम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, सारे हेड्स की इनकम और कौन से वाली? एग्जेम्प्ट इनकम। उसमें से लेस कर दें, क्या लेस करें? पहले हमने एग्जेम्प्ट इनकम लेस की थी, अब हम और क्या लेस करें? चले आए पढ़ते। इसमें एक आध लफ्ज होगा वो मैं कहूंगा, अभी आप छोड़ दें, ऊपर चलते हैं। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। आए जरा, टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 लिखा पहले था, जानबूझ के हमने बाद में पढ़ा तरतीब के मुताबिक।
टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। पर्सन से क्या मुराद? इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, क्लियर है ना? ओके, टैक्स ईयर क्यों आ रहा है बार बार? 12 महीने का पीरियड होता है, 12 महीने का हिसाब मांगते हैं रिटर्न। ओके, शेल बी टोटल इनकम, क्लियर हो गया? टोटल इनकम उसमें से लेस कर दें अदर देन, क्लियर हो गया? ऑफ पर्सन रिड्यूस बाय, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, रिड्यूस बाय द सम ऑफ एनी, काफी सारे हैं, हमें एक का पता है, वो कौन से वाला? ज़कात ऑफ द पर्सन फॉर टैक्स ईयर, उस साल की टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंस। और डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क पता है? चलिए ठीक है, चलिए बस ये इतना ही था, आप इसको याद कर लीजिएगा। 1-2 दिन आगे मेरा ऑफ होगा, मैंने एक क्लाइंट पे जाना है, यूजुअली जाता नहीं क्लास के दौरान, पर पहले क्या होता था कि ये जैसे अगस्त में क्लासेस नहीं होती, सितंबर में, तो हमने सारे अपने बिजनेस प्लान इधर ही रखे होते थे। लेकिन ये एक लॉन्ग बैच शुरू हो जाता है जब बाकी खत्म हो रहे होते हैं और सांस लेने का टाइम आता है, तो लॉन्ग बैच शुरू हो जाता है। बट कोशिश करेंगे कि छुट्टी ना करें, बट ये 1-2 छुट्टी मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी। पहले प्लान था और ये मुझे पता नहीं, मेरे जहन में था कि ये 10 के बाद शुरू होगा, तो 2 छुट्टियों के लिए माजरत। इंशाल्लाह हम मंडे को मिले। जी बोलिए।